स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास है और फर्स्ट ईयर के लिए क्लास है, यानी फर्स्ट ईयर की क्लास है। और हम लोग इसके पहले टूल्स पढ़ रहे थे, यानी टूल्स की टोटल 5 क्लासेस हो चुकी हैं। यानी पूरे जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड टूल्स आते हैं या इलेक्ट्रिकल पे अपने यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, वो मैंने पूरा बता दिया था। टोटल टूल्स 40 मैंने बताया था, जिसमें से 4 से 5 क्लासेस कंप्लीट हुई हैं। अब आज इसके आगे पढ़ते हैं और इसके आगे क्या दिया गया है, राष्ट्रीय वैद्युतिक कोड 2011 का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011 BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रूल। यानी अब कोई काम करना है तो BIS के अनुसार ही करना है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रूल के अकॉर्डिंग ही अपन को काम करना है। तो आज इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस इंट्रोडक्शन में 25 से 30 पॉइंट आपको 1 बाय 1 लाइन के मिलेंगे, जो आपके काम करने का तरीका बताते हैं। कोई भी काम करना है तो कैसे करना है, पूरा रूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसी रूल के माध्यम से आपको सारे काम करना है। जैसे किसी वायरिंग करना है तो किसी भी वायरिंग करवाने के लिए घर को किसको देना चाहिए, कौन से ठेकेदार को वायरिंग देना चाहिए करवाने का, या किसी टूल्स का यूज करो तो कैसे टूल्स को यूज करना है, सारी चीज़ यहाँ पर बताया गया है। यदि फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है कि वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना एवं उसका मरम्मत। स्थापना यानी इंस्टॉलेशन होता है, मरम्मत यानी मेंटेनेंस का कार्य किसी लाइसेंसधारी ठेकेदार से ही कराया जाना चाहिए। यानी किसी भी वायरिंग की हम इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं घर पे या उसकी मेंटेनेंस करवा रहे हैं तो किसी लाइसेंसधारी ठेकेदार से ही करवाना चाहिए। यदि हम लाइसेंसदार ठेकेदार से नहीं करवाते तो हमारी वायरिंग गड़बड़ कर देगा, खराब कर सकता है। इसलिए BIS के अनुसार ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रूल के अकॉर्डिंग वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना एवं उसकी मरम्मत का कार्य किसी लाइसेंसधारी, जो इलेक्ट्रिकल का लाइसेंस है जिस ठेकेदार के पास या जिस व्यक्ति के पास, उसी से हमें वायरिंग करवाना चाहिए। सेकंड नंबर दिया है वैद्युतिक वायरिंग में प्रयुक्त सहायक सामग्री ISI चिन्ह युक्त होना चाहिए। जितने भी वायरिंग में हम लोग प्रोडक्ट लगाते हैं या जितने भी अवयव लगाते हैं, सहायक सामग्री लगाते हैं, सभी ISI चिन्ह युक्त होने चाहिए। तीसरा नंबर है वैद्युतिक वायरिंग को उप परिपथ में विभक्त किया जाना चाहिए और लाइट एंड फैन तथा पावर के लिए पृथक पृथक उप परिपथ तैयार किए जाने चाहिए। जो वैद्युतिक वायरिंग है उसको अलग अलग सर्किट बनाना चाहिए, यानी एक लाइटिंग लोड की सर्किट बनाना चाहिए, एक पावर सर्किट के लिए लोड बनाना चाहिए। पावर सर्किट यानी हमें घर पे हीटर वगैरह चलाना है या हैवी लोड चलाना है, AC वगैरह चलाना है, तो उसकी वायरिंग अलग से डाली जाती है। उसके लिए हैवी वायर होते हैं, वो आती है पावर सर्किट के लिए आती है। जिसमें से लैंप, TV, आपके मोबाइल चार्ज करते हो, लाइटिंग लोड के लिए आता है। तो लाइटिंग लोड के लिए अलग से वायर डाले जाते हैं और पावर लोड के लिए अलग से वायर डाले जाते हैं। तो यही बोला कि वैद्युतिक वायरिंग के उप परिपथ में विभक्त किया जाना चाहिए, अलग अलग सर्किट बनाना चाहिए। लाइटिंग लोड के लिए अलग से सर्किट डालना चाहिए और पावर परिपथ के लिए अलग से नहीं। जहाँ पे हैवी मोटर वगैरह चलाना है तो वहाँ पे अलग से लाइन डालना चाहिए, अलग से वायर का यूज करना चाहिए। उसी वायर पे नहीं करना चाहिए, नहीं खराब हो जाएगा। अगला नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, लाइट एंड फैन के प्रत्येक उप परिपथ में, लाइटिंग के प्रत्येक परिपथ में 10 से अधिक और पावर के प्रत्येक परिपथ में 2 से अधिक उपभोग बिंदु नहीं होने चाहिए। लाइटिंग लोड के लिए कम से कम 10 पॉइंट होनी चाहिए और पावर परिपथ के लिए 2 से ज़्यादा उपभोग बिंदु नहीं होने चाहिए। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लाइटिंग लोड में कितने उपभोग बिंदु होने चाहिए, तो 10 उपभोग बिंदु होने चाहिए उप परिपथ में और पावर के लिए 2 उपभोग बिंदु होनी चाहिए। नेक्स्ट है नियंत्रक स्विच बोर्ड की फर्श से हाइट, जो कंट्रोल स्विच होता है, स्विच बोर्ड जो फर्श से हाइट होनी चाहिए 1.3 मीटर होनी चाहिए, यानी 1.5 मीटर के अंदर ही हमें स्विच बोर्ड लगाना है जमीन से। यह कक्ष के प्रवेश द्वार के निकट बाईं ओर स्थापित किया जाना चाहिए। यानी जहाँ पे हमारा गेट है, गेट के बाईं ओर हमें स्विच बोर्ड को कनेक्ट करना चाहिए और स्विच बोर्ड की जो ज़मीन से दूरियां होगी वो 1.5 मीटर के अंदर होनी चाहिए। 1.5 या 1.3 या 1.4 मीटर ही हाइट पर लगाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए कि यदि आप स्विच बोर्ड को लगाना चाहते हैं तो ज़मीन से कितनी हाइट पर लगाना चाहिए, तो आपको मालूम होना चाहिए 1.5 मीटर के अंदर लगाना चाहिए। गेट के दाईं ओर या बाईं ओर लगाना चाहिए तो आपको मालूम होना चाहिए गेट के बाईं ओर स्विच बोर्ड को कनेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है स्नान घर में स्थापित लैंप आदि का स्विच स्नान घर के बाहर की दीवार पर स्थापित किया जाना चाहिए। यदि स्नान घर के अंदर स्विच स्थापित करना हो तो वह पूर्णतः जल रोधी वाटर प्रूफ होना चाहिए।
यदि आप जहाँ पे आप नहाते हो, टॉयलेट बोलते हो, वॉशरूम बोलते हो, यदि वहाँ पे स्विच लगा रहे हो तो वहाँ वाटर प्रूफ यूज करोगे। यदि वहाँ पे नहीं लगा रहे हो, वहाँ पे लगाना भी नहीं चाहिए, उसे घर के बाहर लगाना चाहिए या दीवार के बाहर लगाना चाहिए। वॉशरूम जो है, वॉशरूम के बाहर ही स्विच बोर्ड वगैरह होना चाहिए, स्विच बोर्ड वॉशरूम के अंदर नहीं होना चाहिए। यही बोल रहा है। स्नान घर पे स्थापित लैंप आदि का स्विच स्नान घर के बाहर की दीवार पर स्थापित किया जाना चाहिए। यदि स्नान घर के अंदर स्विच स्थापित करना हो तो वह पूर्णतः वाटर प्रूफ होना चाहिए। यदि आपके वॉशरूम पे स्विच बोर्ड वगैरह लगा रहे हो तो पूरा वाटर प्रूफ होना चाहिए। 8वां है, नेक्स्ट है गैलरी हो गई, आपका बरामदा होगा, पोर्च होगा, टेरेस हो गए, बालकनी हो गई आदि में। गैलरी, बरामदा, पोर्च, टेरेस, बालकनी आदि में स्थापित इंस्टॉलेशन लाइट का स्विच यथासंभव घर के अंदर स्थापित किया जाना चाहिए। यदि स्विच घर के बाहर स्थापित करना हो तो पूर्णतः वाटर प्रूफ होना चाहिए। गैलरी भी, बरामदा, पोर्च, टेरेस, जो बालकनी होती है, यहाँ पे बरसात के टाइम पे मॉइस्चर या छींटे आते हैं पानी के, तो हमें यही बोला गया है कि वहाँ का जो स्विच बोर्ड होता है तो अंदर लगाना चाहिए। यदि आप गैलरी पे लगा रहे हो, बरामदा में लगा रहे हो, पोर्च में लगा रहे हो, टेरेस में लगा रहे हो, बालकनी में स्विच बोर्ड लगा रहे हो तो पूर्णतः वाटर प्रूफ होना चाहिए। यदि वाटर प्रूफ नहीं होगा तो यदि यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ करने जाओगे शायद आपका करंट भी लग सकता है। नेक्स्ट है 9th नंबर, घर के बाहर स्थापित सभी लाइट पॉइंट जलरोधी प्रकार के होने चाहिए। घर के जो बाहर होते हैं, घर के दीवार के बाहर या घर के बाहर जितने भी हमारे लाइट के पॉइंट है, स्विच वगैरह, स्विच बोर्ड में लाइट वगैरह लगा रहे हो, पूर्णतः वाटर प्रूफ होने चाहिए, जलरोधी प्रकार के होने चाहिए। वाटर प्रूफ होने चाहिए, नहीं पानी उसके अंदर ना जाए, नहीं तो जिस दिन आप ऑन ऑफ करने जाओगे तो करंट लगेगा। अगला है सॉकेट हो गई, सामान्यतः 3 पिन वाला ही स्थापित किया जाना चाहिए। आप जिसमें चार्जर लगाते हो, चार्जर में देखे होंगे 3 पॉइंट होते हैं, यानी हमें जो सॉकेट का यूज करना है वो 3 पिन वाला ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास 2 पिन वाला हो, उसमें से जो मोटा पिन होता है उसको अर्थिंग के लिए बोला जाता है। ठीक, जो ये अर्थिंग के लिए होता है, एक होता है फेस के लिए, एक होता है न्यूट्रल के लिए। इसको फेस बोल दो, इसको न्यूट्रल बोल दो, इसको अर्थ बोल दो। ठीक, यही बोला है कि सॉकेट सामान्यतः 3 पिन वाला ही स्थापित किया जाना चाहिए। उसका अर्थिंग पिन आवश्यक रूप से अर्थ किया होना चाहिए। अर्थिंग पिन होती है, अर्थिंग को अर्थ से जोड़ना चाहिए। लाइटिंग एंड फैन परिपथ के लिए 5 एम्पियर, यानी लाइटिंग लोड के लिए हम लोग 5 एम्पियर का सॉकेट यूज करेंगे। पावर के लिए 15 एम्पियर 240 वोल्ट रेटिंग वाला सॉकेट स्थापित किया जाना चाहिए। यदि सॉकेट 1.3 मीटर से कम ऊंचाई पर स्थापित करना हो तो अपेक्षित हो तो वह ढक्कन युक्त होना चाहिए। यदि हमारा जो सॉकेट है, सॉकेट यदि बहुत नीचे लगा रहे हैं तो ढक्कन युक्त होना चाहिए, ताकि बच्चे उसमें उंगली या कोई लोहे की चीज़ ना डालें, नहीं तो वहाँ पे उनको करंट लग सकता है। लाइटिंग लोड के लिए हम लोग इस सॉकेट यूज करते हैं 5 एम्पियर की यूज करते हैं। पावर लोड के लिए 15 एम्पियर का 240 वोल्ट के साथ। लाइटिंग लोड के लिए जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो, टीवी चलाते हो, बल्ब जलाते हो, अदर कुछ काम करते हो, लाइटिंग लोड हो गई, वहाँ पे 5 एम्पियर की ज़रूरत पड़ती है। 5 एम्पियर तक सॉकेट यूज कर सकते हैं। यहीं पे यदि पावर सर्किट के लिए देखा जाए, पावर सर्किट के लिए जहाँ पे हीटर चलाते हो, जहाँ पे एसी होती है, एसी हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, वहाँ पे 15 एम्पियर तक के सॉकेट का यूज करना चाहिए, नहीं तो वो जल सकती है। जो सॉकेट है, सॉकेट कम हाइट पे लगाना है तो ढक्कन युक्त होना चाहिए, जैसे कि मैं बताया, छोटे बच्चों से सुरक्षित रहेगी। अगला क्वेश्चन, अगला है 11वां नंबर, छत के पंखे, ब्लेड तथा फर्श के बीच दूरी 2.4 मीटर और अधिकतम 3 मीटर के अंतर रखा जाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था, स्विच बोर्ड की हाइट ज़मीन से 1.5 मीटर पर होनी चाहिए। उसी प्रकार जो छत होता है, छत वाले सीलिंग जो फैन होते हैं, सीलिंग फैन की हाइट ज़मीन से 2.5 मीटर और 3 मीटर के अंदर ही होनी चाहिए, यानी ज़्यादा हाइट पर अपन को नहीं लगाना है। ये रेटिंग याद करके रखना, जो किसी भी छत के सीलिंग फैन की जो हाइट होती है ज़मीन से 2.5 मीटर से 3 मीटर के बीच में ही लगाना चाहिए, नहीं तो उसका हवा नीचे तक नहीं पहुँच पाएगा। यहीं पे 12वां नंबर चालू हो गया है कि वायरिंग में प्रयुक्त सभी धात्विक आवरण, जो वायरिंग करते हैं, वायरिंग में जितने भी हम यूज करते हैं मेटलिक पदार्थ आवश्यक रूप से अर्थ किए जाने चाहिए। जितने भी वायरिंग में हम धात्विक आवरण का यूज करते हैं, धातु लोहे की चीज़ जो वायरिंग पे यूज करते हैं, उसके लिए अर्थिंग करना बहुत आवश्यक होता है। यदि अर्थिंग नहीं करेंगे, करंट का झटका लगेगा, कभी लीकेज करंट आ जाएगी उसमें, लीकेज करंट के कारण जब टच करेंगे तो करंट मार सकता है। तो इसलिए जितने भी मेटलिक पदार्थ हैं, धात्विक पदार्थ हैं, उसको हमें अच्छे से प्रॉपर क्या करना चाहिए, अर्थिंग कर देना चाहिए, अर्थ के रूप में यूज करना चाहिए। अगला है सभी प्रकार की लाइट फर्श से 2.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक,
जितने भी हमारी लाइटिंग है, लाइट जो हमारी ज़मीन है, ज़मीन से 2.5 यानी 2.25 मीटर से ज़्यादा पर नहीं होना चाहिए, एक लिमिट बताया गया है। तो ये BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के रूल के अकॉर्डिंग बता रहा है कि किसी भी स्विच बोर्ड को लगाना है तो 1.5 मीटर हाइट से ज़्यादा पर नहीं लगाना है। सीलिंग फैन 2.5 मीटर से 3 मीटर के बीच के ही अंदर पर लगाना चाहिए फर्श से। लाइटिंग के लिए बताया है 2.25 मीटर से ज़्यादा पे नहीं लगाना चाहिए हाइट पे। यहीं पे 14वां नंबर चालू हो गया है, अर्थ चालक में कोई फ्यूज या स्विच नहीं संयोजित किया जाना चाहिए। मतलब जो अर्थ है जिसमें से हम अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग में ना तो स्विच होना चाहिए ना तो फ्यूज लगा होना चाहिए। मान लो गलती से हमारा फ्यूज खराब हो गया या अर्थिंग खराब हो गई या स्विच खराब हो गया, तो जो हम अर्थिंग जिसके लिए किए हैं पता चले उसमें करंट आया, हमारा स्विच ऑफ है, हमें करंट लग जाएगा। इसलिए जो अर्थिंग वाली लाइन होती, जो अर्थ जिस वायर से दौड़ाते हैं उस वायर पर स्विच का यूज नहीं करना चाहिए, ना तो फ्यूज का यूज करना चाहिए। अगला नंबर है 15वां नंबर, लाइव या फेज चालक में फ्यूज लगाना चाहिए। जो फेज वायर होता है, जो रेड कलर का वायर होता है, उसी में फ्यूज लगाना है अपन को। मतलब अर्थिंग में नहीं लगाना है, न्यूट्रल पे अपन को फ्यूज का यूज नहीं करना है। लाइव यानी फेज चालक में ही फ्यूज लगाना चाहिए। और सभी प्रकार की नियंत्रण युक्तियाँ, स्विच आदि इसी चालक पर स्थापित किया जाना चाहिए। यानी जो रेड वायर होता है, जो फेस का वायर होता है, उसी में हम फ्यूज लगा सकते हैं, उसी वायर में हमें स्विच लगाना है, सब कुछ उसी में कर सकते हैं। मगर न्यूट्रल वाले में या अर्थिंग वाले लाइन पे ना तो फ्यूज लगाना ना तो स्विच लगाना है। नेक्स्ट है 16वां नंबर, प्रत्येक उप परिपथ का वितरण बोर्ड पृथक होना चाहिए। प्रत्येक सर्किट के लिए जो वितरण का बोर्ड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, वो अलग अलग होना चाहिए, ताकि एक लाइन की सर्किट खराब हो तो उस लाइन को ऑफ करके हम उसमें काम कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह बोर्ड लगा दो, पूरे घर की स्विच वहीं पे लगा दो। हर एक रूम के लिए, हर एक सर्किट के लिए अलग अलग स्विच बोर्ड लगा दो, अलग अलग लाइन बांट दो। नेक्स्ट है 3 फेस AC लाइन में यथासंभव प्रत्येक फेस पर लोड संतुलित रखना चाहिए। जब हम 3 फेस यूज करते हैं, 3 फेस में 3 वायर आते हैं, तीनों वायर में हमें बैलेंस लोड का यूज करना है। ये नहीं कि एक फेस में सब पूरा लोड दे दें, 2 फेस 0 पर हैं, तीनों फेस में बराबर लोड देना चाहिए। तीनों फेजों को क्रमशः लाल, पीले तथा नीले रंग द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए। इन रंगों का तार प्रयोग किए जाने चाहिए। मतलब आप देखे हुए लाल तार होता है 3 फेस में, एक पीला होता है, एक नीला होता है, जिसको बोलते हैं RYB, रेड, येलो, ब्लू। 3 फेस में आप देखे होंगे 3 प्रकार के वायर मिलते हैं, रेड मिलता है, येलो मिलता है, ब्लू प्रकार का मिलता है। और इसीलिए कलर कोडिंग के अनुसार ही वायर यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तीनों फेस के लिए हम अलग एक ही प्रकार के, एक ही कलर के वायर यूज कर दोगे, आपको पता नहीं चलेगा कौन से कलर की कौन सी लाइट आ रही है। अगला क्वेश्चन, अगला है, कार्यशालाओं में मशीनों की मोटर के नियंत्रण स्विच तथा स्टार्टर ऐसी ऊंचाई तथा स्थान पर स्थापित किए जाने चाहिए जो कारीगर की आसान पहुंच में हो। वर्कशॉप हो, आपका घर हो, कहीं भी हो, कोई भी स्टार्टर हो गया, स्विच बोर्ड हो गया, कुछ भी चीज़ लगाना है तो एक लिमिट ऊंचाई पर लगाना है, ताकि कारीगर आसानी से उसको ऑन ऑफ कर सके, उसको यूज कर सके। अगला है, मध्यम तथा उच्च वोल्टेज क्रमशः 650 वोल्ट से 11,000 वोल्ट पर कार्य करने वाली मशीनों, ट्रांसफार्मर आदि की दोहरी अर्थिंग करनी चाहिए। 650 वोल्ट से लेकर 11,000 वोल्ट के लिए जो हम मशीन यूज करेंगे, उसके लिए 2 अर्थ का यूज करेंगे। मान लो कभी गलती से एक अर्थ खराब हो गया, नहीं काम कर रहा, ताकि दूसरा अर्थ प्रॉपर काम करे, वही बोला कि दोहरी यानी 2 अर्थिंग करना है अपन को। नेक्स्ट है 250 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर कार्य करने वाले मशीनों को नियंत्रण स्विच यानी कंट्रोलिंग स्विच पर उच्च वोल्टेज चेतावनी प्लेट लगाना चाहिए। 250 वोल्ट से अधिक की जो वोल्टेज की जो मशीन होती हैं, उनको यूज करते समय हमें वार्निंग का प्लेट लगाना है, चेतावनी का प्लेट लगाना चाहिए, वार्निंग का कि यहाँ पे डेंजर है या यहाँ पे खतरा है। नेक्स्ट है, किसी भी प्रकार की नई स्थापित वैद्युतिक वायरिंग में सप्लाई चालू करने से पहले, कोई भी जब नई वायरिंग करते हैं, नई वायरिंग में लाइन चालू करने से पहले, सप्लाई देने से पहले मैगर नामक यंत्र द्वारा धारा लीकेज का परीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए। लीकेज धारा का मान परिपथ की कुल धारा के 1/5000 में अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। जब हम घर पे वायरिंग कर लेते हैं, नई वायरिंग करते हैं, नई वायरिंग करने के बाद हमें मैगर के माध्यम से उसको टेस्ट करना है। टेस्ट अर्थ को करना है कि कितना अर्थ है, कितना लीकेज है, तो कम से कम 5000 में अंश से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लीकेज धारा का मान, यानी लीकेज ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, लाइट एंड फैन तथा पावर वैद्युतिक वायरिंग की, लाइट और फैन
पावर वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के अंतर्गत की जानी चाहिए। लाइटिंग है तथा फैन है, पावर सर्किट की जो हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल रूट अधिनियम जो है वो 1956 के अनुसार ही करना चाहिए। अगला है इसी में 23 नंबर, वायरिंग में अधिक पेंच प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए, उन्हें हथौड़े से ठोकना नहीं चाहिए। जो वायरिंग करते हैं वायरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा पेंच स्क्रू का यूज़ नहीं करना चाहिए, ना तो उसको हथौड़े से ज़्यादा ठोकना चाहिए। इसी में 24 नंबर है, लकड़ी के बोर्ड सागौन की लकड़ी से बने होने चाहिए और इस पर चारों ओर से वार्निश होनी चाहिए। साधारण बोर्ड की मोटाई 4 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, कब्जायुक्त बोर्ड की मोटाई 6.5 से 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साधारण बोर्ड की मोटाई कितनी होनी चाहिए, तो आप बताओ कि 4 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और जो कब्जायुक्त बोर्ड होते हैं, जो बड़े बोर्ड होते हैं, उनकी जो मोटाई होती है लकड़ी की 6.5 से 8 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। अगला है, वायरिंग करने से पूर्व उसका अधिमान लेआउट में परिपथ तैयार करना चाहिए। हम वायरिंग जब किसी घर पे करते हैं तो वायरिंग करने से पहले हमारे पास पेन और पेपर पर उसका लेआउट यानी डायग्राम बना होना चाहिए, उसकी ड्राइंग बनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है IE 85 के अंतर्गत सिरोपरिक यानी ओवरहेड लाइन में दो पोल के बीच 67 से 220 फुट से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। यानी जो ओवरहेड लाइन होती है तो दो खंभों के बीच 67 से लेकर 220 मीटर या फुट में दूरी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो आपके 26 पॉइंट क्वेश्चन है, 26 लाइन बाय लाइन क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ से हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ से आपको डाउट नहीं होने चाहिए। अब अपन करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। ये महत्वपूर्ण जो बिंदु है या महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्लियर कर देते हैं पूरे चैप्टर का निचोड़। कोई भी चैप्टर आप पढ़े हो, थ्योरी पढ़े हो, तो ये जब पढ़ लोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज अपन इसको यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, इसको अपन कल देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।